अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एचपी के एमसीक्यूज़। आज के इस पेपर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंडरी स्कूल टीचर का जो टेस्ट कंडक्ट किया गया था 15 फरवरी 2024 में। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये पेपर कंडक्ट किया था। तो जो कैंडिडेट्स ये टेस्ट दे चुके हैं वो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं। और इसके अलावा जो कैंडिडेट्स अभी टेस्ट देंगे, क्योंकि ये टेस्ट जारी रहेंगे तकरीबन 26 फरवरी तक, तो जितने भी कैंडिडेट्स के टेस्ट पेंडिंग हैं वो इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक गाइडलाइन मिल जाएगी और अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस उनके टेस्ट में आ सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। साथ साथ आपको बताते चलें कि जितने भी ये टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे वो वन बाय वन जैसे ही हमें पेपर्स मिलेंगे हम आप सबसे ये टेस्ट सॉल्व करके शेयर करेंगे ताकि आप सब लोग इन वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें और आपको एक गाइडलाइन मिलती रहे। हमारे पास ये पेपर टाइप ए मौजूद है और पेपर में आगे बढ़ने से पहले आप ये इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लिया करें। जो नंबर 1 पे इंस्ट्रक्शन है, ईच रॉन्ग आंसर विल रिजल्ट इन डिडक्शन ऑफ हाफ मार्क। इसका मतलब है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और आप सबको ये पेपर केयरफुली कंडक्ट करना है, क्योंकि आपके नेगेटिव मार्क्स भी काउंट हो सकती हैं और आपकी डिडक्ट हो सकती हैं मार्क्स। तो आपका मज़ीद टाइम लिए बग़ैर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर की जानिब। तो पेपर टाइप ए में सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया था वो है, हसन अली आफंदी इस्टेब्लिश्ड सिंध मोहम्मदन एसोसिएशन ऑन द एडवाइस ऑफ। सवाल में पूछा गया है कि हसन अली आफंदी ने सिंध मोहम्मदन एसोसिएशन कायम की थी, वो किसके एडवाइस पे कायम की थी। तो इसका सही जवाब है जस्टिस सैयद अमीर अली के एडवाइस पे हसन अली आफंदी ने सिंध मोहम्मदन एसोसिएशन इस्टेब्लिश की थी या कायम की थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 2 में कोटेशन दी गई है और जिस कोटेशन के तहत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ़ की गई है। तो सवाल है, फ्यू इंडिविजुअल्स सिग्निफिकेंटली अल्टर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, फ्यूअर स्टिल मॉडिफाई द मैप ऑफ द वर्ल्ड, हार्डली एनीवन कैन बी क्रेडिटेड विद क्रिएटिंग अ नेशन स्टेट, मोहम्मद अली जिन्ना डिड ऑल थ्री। तो ये तारीफ़िया जो अल्फाज थे या जुमले थे वो किस शख्सियत ने कहे थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से। तो इसका सही जवाब है स्टैनली वोलपर्ट ने। तो ऑप्शंस के लिहाज से यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन वाज द नेम ऑफ लियालपुर चेंज्ड टू फैसलाबाद। फैसलाबाद का पुराना नाम था लियालपुर, तो लियालपुर से इसका नाम चेंज करके फैसलाबाद कब रखा गया था। तो इसका सही जवाब है 1 सितंबर 1977 में लियालपुर का नाम चेंज करके फैसलाबाद रखा गया। तो ऑप्शंस के लिहाज से ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर कंपनी वाज द फर्स्ट टू ऑपरेट इन पाकिस्तान। सवाल में पूछा गया है कि वो कौन सी पहली एयर कंपनी थी जिसने पाकिस्तान में खिदमत सर अंजाम दी या ऑपरेट किया। तो इसका सही जवाब है ओरिएंट एयरवेज़। ओरिएंट एयरवेज़ वाज द फर्स्ट कंपनी टू ऑपरेट इन पाकिस्तान। तो ऑप्शंस के लिहाज से ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वज़ीर खान मास्क। तो इसका सही जवाब है लाहौर। वज़ीर खान मास्क कहाँ पे वाक़ है? लाहौर में। ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह का असल नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन अहमद फ़ारूकी। अब कहीं बुक्स में लिखा हुआ है कुतुबुद्दीन अहमद, कहीं लिखा हुआ है कुतुबुद्दीन अहमद फ़ारूकी। तो आप लोग ये कंफर्म कर लीजिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा कि इसका सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है,
In which year Maulvi Tamizuddin, Speaker of the dissolved Assembly, filed a petition with the Sindh Chief Court questioning the powers of Governor General to dissolve the Assembly? सवाल में पूछा गया है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन ने कब पिटीशन फाइल की सिंध चीफ कोर्ट के साथ जिसमें उन्होंने गवर्नर जनरल के पावर्स को क्वेश्चन किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 7 नवंबर 1954। जहाँ तक मैंने रिसर्च की है ये ऑप्शन सी 7 नवंबर 1954 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे जो ऑप्शन हाईलाइट किया गया है काइंडली उसको इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश एनेक्स्ड पंजाब इन देश। पूछा गया है कि किस साल में, कौन से ईयर में ब्रिटिश ने पंजाब पर कब्जा किया। तो इसका सही जवाब है 1849 में। क्वेश्चन नंबर 9 है हु एस्टेब्लिश्ड विक्टोरिया स्कूल इन गाजीपुर इन 1864। सवाल में पूछा गया है कि 1864 में गाजीपुर में विक्टोरिया स्कूल किसने कायम किया। तो इसका सही जवाब है सर सैयद अहमद ख़ान ने विक्टोरिया स्कूल गाजीपुर में कायम किया या इस्टेब्लिश किया। तो ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पे पेपर टाइप ए के हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड ऑन। जो पाकिस्तान का कौमी झंडा है वो कब अडॉप्ट किया गया। तो इसका सही जवाब है 11 अगस्त 11 अगस्त 1947 में। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है that national flag of Pakistan was adopted on 11th August 1947. Question number 11 है choose the word from the following which is spelled wrongly। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि दिए गए अल्फाज में से कौन से वर्ड्स हैं जो कि जिनकी स्पेलिंग गलत लिखी गई है। तो इन दिए गए वर्ड्स में से जिसकी स्पेलिंग गलत लिखी गई है वो है पर्सोनल। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारा, क्योंकि पर्सोनल की स्पेलिंग होती है PERSONNEL और यहाँ पे पर्सोनल में सिंगल एन दी गई है। तो इस हिसाब से पर्सोनल की स्पेलिंग यहाँ पे ऑप्शन ए में इनकरेक्ट दी गई है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमें चूज़ करना होगा वो ऑप्शन ए होगा। आप देख सकते हैं कि इस पेपर में जो पहले 10 सवाल थे वो पाकिस्तान स्टडी में से लिए गए थे। अभी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो इंग्लिश का सेक्शन है जिसमें हमें मिस स्पेल्ड वर्ड दिए गए हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके अलावा ईडियम्स दिए गए हैं और इसके अलावा एक्टिव पैसिव भी दी गई है। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस में से भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनके टेस्ट पेंडिंग है वो इन एरियाज़ पर फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस इन पे ज़्यादा फोकस रखें और साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है अ पर्सन बिटवीन 90 एंड 99 ईयर्स ओल्ड इज़ कॉल्ड। ऐसा शख्स जिसकी एज जो है वो 90 से 99 ईयर के दरमियान हो तो उसको क्या कहा जाता है, उसको हम एक वर्ड में क्या कह सकते हैं। तो उसके लिए एक टर्म यूज़ होता है नोनाजेनेरियन। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है हमारा। नोनाजेनेरियन इज़ अ पर्सन बिटवीन 90 एंड 99 ईयर ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ईडियम्स दिए गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें मीनिंग ऑफ ईडियम पूछी गई है। सवाल है मीनिंग ऑफ द ईडियम ही लेफ्ट द टाउन अंडर अ क्लाउड। अब इस पूरे सेंटेंस में जो ईडियम है वो है अंडर अ क्लाउड। तो अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है इन डिस्ग्रेस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमें ईडियम्स की मीनिंग ही पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है मीनिंग ऑफ द ईडियम शी ट्राइड टू स्लिप ऑफ बट वाज कॉट इमीडिएटली। अब इस पूरे सेंटेंस में जो ईडियम हमें दिया गया है वो है स्लिप ऑफ। तो इस हिसाब से
हम ये जो मीनिंग बनेगी इस ईडियम की वो है लीव क्वाइटली, चुपके से निकल जाना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि स्लिप ऑफ मतलब लीव क्वाइटली। क्वेश्चन नंबर 15 भी जो हमारा क्वेश्चन है वो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से लिया गया है। पूछा गया है कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन person who pass through this gate without permission will be prosecuted। अब ऐसा पर्सन जो विदाउट परमिशन किसी गेट से निकल जाए और उसको उस पर सज़ा हो, तो इस तरह के पर्सन को कहते हैं ट्रेस पासर। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ट्रेस पासर मतलब इलेजिटिमेट तरीके से जो विदाउट परमिशन निकल जाए या फिर हद से तजावुज़ करे, तो इस तरह के पर्सन को कहते हैं ट्रेस पासर। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से ही लिया गया है। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कौन सा इसमें पूछा गया है कि वाइड अनइंटरप्टेड व्यू, ऐसा व्यू जो वाइड हो और अनइंटरप्टेड हो, अनब्रोकन व्यू हो, तो इस तरह के व्यू को कहते हैं पेनोरामा। यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि वाइड अनइंटरप्टेड व्यू को हम एक वर्ड में क्या बोलते हैं, पेनोरामा। व्यूअर्स, जो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में से लिया गया है। तो यहाँ पे हमें सेंटेंस दिया गया है एक्टिव वाइज में और इसको हमें कन्वर्ट करना है पैसिव वाइज में। सेंटेंस से सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेट विच एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वाइज। तो ये जो दिया गया सेंटेंस है वी वेस्ट मच टाइम ऑन प्रिफिल्स, इसकी पैसिव वाइज क्या बनेगी? तो इसकी पैसिव होगी मच टाइम इज़ वेस्टेड बाय अस ऑन प्रिफिल्स। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 भी एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज से रिलेटेड ही है। इसमें हमें सेंटेंस दिया गया है एक्टिव वाइज में और इसको भी कन्वर्ट करना है पैसिव वाइज में। तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है वन शुड नॉट गिव अनसोलिसिटेड एडवाइस। तो इसकी पैसिव वाइज क्या बनेगी? इसकी पैसिव होगी अनसोलिसिटेड एडवाइस शुड नॉट बी गिवन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 में सिनोनिम पूछा गया है हमें। सिनोनिम का मतलब होता है सेम वर्ड, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे सिनोनिम पूछा गया है कौन से वर्ड का? ग्रेफिटी। ग्रेफिटी जो है मेरी रिसर्च के हिसाब से ये कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता इंग्लिश में। शायद ये कोई गलती हुई हो या ग्रेविटी इस तरह का कोई वर्ड हो, लेकिन किन दोस्तों का मानना है कि ग्रेफिटी का मतलब होता है सेटिस्फाई। लेट्स सी कि की में क्या दिया जाता है। अगर ये गलती होगी पेपर में तो इसकी ग्रेस मार्क्स सारे कैंडिडेट्स को दी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 20 में एंटोनिम पूछा गया है, मतलब अपोजिट वर्ड पूछा गया है। किसका अपोजिट वर्ड? गाड़ी। एंटोनिम ऑफ गाड़ी इज। अब गाड़ी का एंटोनिम होता है ड्रेब। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पहले 10 क्वेश्चंस दिए गए थे वो पाकिस्तान स्टडी से दिए गए थे। इसके बाद जो इंग्लिश का पोर्शन है उसमें भी हमें 10 क्वेश्चंस दिए गए। अब जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं वो इस्लामियात पोर्शन में से दिए गए हैं। तो इस्लामियात का पोर्शन क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ गज़वाए खंदक। गज़वाए खंदक को इंग्लिश में ट्रेंच बोलते हैं। खाही इसका मतलब खाही भी होता है। ठीक है, तो गज़वाए खंदक का दूसरा नाम है गज़वाए अहज़ाब। यहाँ पे ऑप्शंस ए में ऑप्शन हमें अहज़ाब दिया गया है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दैट अदर नेम ऑफ गज़वाए खंदक इज़ अहज़ाब। क्वेश्चन नंबर 22 है हु डाइड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ ग्रीफ। द ईयर ऑफ ग्रीफ मतलब गम का साल। गम का साल इस्लामिक हिस्ट्री में उस साल को कहा जाता है जिस साल में हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अबू तालिब की वफ़ात हुई थी। तो ऑप्शन में पूछा गया कि वो कौन सी दो मुक़द्दस शख्सियात थी जिनका इंतकाल हुआ था ईयर ऑफ ग्रीफ में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी, क्योंकि दोनों मुक़द्दस शख्सियात हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अबू तालिब
की वफ़ात हुई थी उस साल में। तो यहाँ ऑप्शन ए और सी दोनों ही करेक्ट ऑप्शंस हैं और दोनों ही डी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 है द ओनली सहाबी विदाउट सीइंग द प्रॉफिट। अब वैसे तो आमतौर पे सहाबी जो कहा जाता है ऐसे ऐसी शख्सियत जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहीं, उन्हें देखा, ठीक है, लेकिन एक वो कौन सी ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं था लेकिन फिर भी उन्हें एजाज़ हासिल है सहाबी होने का। तो इसका सही जवाब है हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अवैस करनी ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं था लेकिन उसके बावजूद भी उनको सहाबी के लक़ब से नवाजा गया है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट ऑप्शन है हमारा। अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज द ओनली सहाबी विदाउट सीइंग द प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 24 है फर्स्ट मॉस्क ऑफ इस्लाम वाज बिल्ट इन। इस्लाम की पहली मस्जिद कौन सी थी, ठीक है, वो कब बनी? तो इसका सही जवाब है फर्स्ट हिजरी। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट फर्स्ट मॉस्क ऑफ इस्लाम वाज बिल्ट इन फर्स्ट हिजरा। क्वेश्चन नंबर 25 है हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ नेम हैज़ बीन मेंशन इन कुरान। अब सवाल में पूछा गया है कि जो वर्ड मोहम्मद है वो कुरान पाक में कितनी बार रिपीट हुआ है? तो इसका सही जवाब है 4 दफ़ा। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? ऑप्शन बी कि वर्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक में 4 दफ़ा आया है। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज़ रिसाइटेड ड्यूरिंग हज ऑन वे टू मिना। अब सवाल में पूछा गया है कि हज के दौरान मिना की तरफ जाते हुए कौन से कलमात पढ़े जाते हैं? तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा कलमाए तौहीद। कलमाए तौहीद पढ़ा जाता है हज के दौरान जब मिना की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 27 है ड्यूरिंग हज टचिंग ऑफ हिजरे अस्वद इज कॉल्ड। हज के दौरान जो हिजरे अस्वद को टच किया जाता है तो इस सारे अमल को क्या कहा जाता है? तो इस टचिंग ऑफ हिजरे अस्वद को कहा जाता है इस्तिलाम। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट ड्यूरिंग हज टचिंग ऑफ हिजरे अस्वद इज कॉल्ड इस्तिलाम। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है किबला वाज चेंज्ड फ्रॉम अल अक्सा टू मस्जिद अल हरम। अब सवाल में पूछा गया है कि अल अक्सा से किबला चेंज होकर मस्जिद अल हरम हुआ, वो किस हिजरी में हुआ और किस महीने में हुआ? तो हिजरी और महीना दोनों ही हमसे पूछे गए हैं। पहले अल अक्सा किबला होता था, बाद में वो चेंज करके मस्जिद अल हरम किया गया। तो ये कब किया गया था? शाबान का महीना था और सेकंड हिजरी चल रही थी, ठीक है, ये तो सेकंड हिजरा में हुआ और शाबान में हुआ। तो इस लिहाज से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। Dear viewers, you all are requested to subscribe our channel HBK MCQs। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 29 है हु किल्ड प्रॉफिट्स अंकल हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत हमज़ा जो थे वो अंकल थे हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, और उनको शहीद किया गया था ओहद की जंग में। तो उनको शहीद किसने किया? तो इसका सही जवाब है वहशी बिन हर्ब ने हज़रत हमज़ा जो कि अंकल थे हमारे प्रॉफिट के, उनको शहीद किया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है वहशी बिन हर्ब। क्वेश्चन नंबर 30 है बैटल ऑफ ट्रेंच वाज फॉट इन डेश हिजरी। बैटल ऑफ ट्रेंच यानी गज़वा अहज़ाब या फिर गज़वा खंदक कब लड़ी गई थी, कौन सी हिजरी में लड़ी गई थी? तो इसका सही जवाब है 5 हिजरी। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट बैटल ऑफ ट्रेंच वाज फॉट इन 5th हिजरी। यहाँ पे हमारा इस्लामियात पोर्शन कंप्लीट हुआ। 10 क्वेश्चंस इस्लामियात में से भी दिए गए थे और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं 10 नेक्स्ट क्वेश्चंस
ये हमें दिए गए हैं सिविक्स में से। तो जितने भी कैंडिडेट्स के पेंडिंग टेस्ट हैं वो इससे गाइडलाइन ले सकते हैं कि सवाल कितने आएंगे, कितने पोर्शंस में से किस तरह के सवाल आ सकते हैं। ये इसीलिए मैं आपको गाइडलाइन भी प्रोवाइड करती जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 जो कि सिविक्स में से लिया गया है, इसमें पूछा गया है व्हाट डज द टर्म सिटीजनशिप रेफर टू। सिटीजनशिप का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है मेंबरशिप इन अ कम्युनिटी विथ राइट्स एंड ड्यूटीज़। ठीक है, सिटीजनशिप का मतलब होता है मेंबरशिप इन अ कम्युनिटी विथ राइट्स एंड ड्यूटीज़। मतलब जो सिटीजन्स होते हैं कम्युनिटी के, उनके कुछ हकूक़ होते हैं और कुछ फ़राइज़ होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ सिविक्स। अब दिए गए ऑप्शंस में से हमें पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो स्कोप ऑफ सिविक्स से रिलेट करता है। तो इसका सही जवाब है अंडरस्टैंडिंग द लीगल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। सिविक्स में हम क्या पढ़ते हैं? सिटीजन्स जो शहरी हैं उनके जो बुनियादी या कानूनी हकूक़ होते हैं उनको पढ़ते हैं या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, अंडरस्टैंडिंग द लीगल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। क्वेश्चन 33 है व्हाट टॉपिक्स आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ सिविक्स। अब पूछा गया है कि सिविक्स में या स्कोप ऑफ सिविक्स में किस तरह के टॉपिक्स पढ़े जाते हैं या कवर किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है सिविक्स में हम किस तरह के टॉपिक्स को कवर करते हैं। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेसेस को पढ़ते हैं और सिटीजनशिप के हवाले से पढ़ते हैं। तो इस लिहाज से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है दैट हम कौन से टॉपिक्स कवर करते हैं? गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड सिटीजनशिप। क्वेश्चन नंबर 34 है हाउ डज सिविक्स एजुकेशन इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स। सवाल में पूछा गया है कि जो सिविक्स के हवाले से तालीम दी जाती है वो अफराद को कैसे मुतासर करती है, किस तरह उन पे असरअंदाज होती है। तो इसका सही जवाब है बाय फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस। मतलब इंडिविजुअल्स में या अफराद में वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को उजागर करती है और उनमें अवेयरनेस पैदा करती है सिविक्स एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट सिविक्स एजुकेशन इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स बाय फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 35 है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ गवर्नमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिविक्स। मतलब सिविक्स के कंटेक्स्ट में जो नेचर ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या होती है, किस तरह की गवर्नमेंट होती है सिविक्स के लिहाज से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड अथॉरिटी। मतलब जो नेचर ऑफ गवर्नमेंट होती है वो एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है और जो है वो सारे मिल बैठ के फैसले किए जाते हैं और एक तरह की अथॉरिटी होती है उनके पास। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाट which social science is closely associated with the study of human behavior in groups। डियर कैंडिडेट्स ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है क्योंकि वैसे तो हम स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, लेकिन इसमें पूछा गया है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप्स। मतलब ग्रुप या सोसाइटीज़ की बात की गई है। तो इस हवाले से अगर हम ये ग्रुप्स का वर्ड इस्तेमाल होगा और हम इंडिविजुअल स्टडी नहीं करें ह्यूमन बिहेवियर की बल्कि ग्रुप्स में स्टडी करें, तो इसका इस लिहाज से यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो है सोशियोलॉजी। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट सोशियोलॉजी इज़ द सोशल साइंस क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 37 है विच ह्यूमन राइट्स ट्रीटी स्पेसिफिकली एड्रेसेस द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कि वो कौन सी ट्रीटी है जो ख़ास तौर पर बच्चों के हकूक़ के हवाले से आगाही देती है या उनको उनको एड्रेस करती है। तो इसका सही जवाब है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड CRC। ये CRC एक ट्रीटी है जो कि स्पेसिफिकली एड्रेसेस द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ पॉलिटिकल सिस्टम। सवाल में पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाई जाती है पॉलिटिकल सिस्टम में, सियासी निज़ाम में, उसका बुनियादी मकसद क्या होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, एलोकेट पावर्स एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाती है उसमें डिफ़ाइन किए जाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट को डिफ़ाइन किया जाता है, एलोकेशन ऑफ पावर्स की जाती है, हर इदारे को पावर्स जो एलोकेट होते हैं वो एलोकेट किए जाते हैं, और इसके अलावा जो अफराद हैं या सिटीजन्स होते हैं उस मुल्क के, उनके राइट्स यानी हकूक़ को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनकी हिफाजत की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, दैट प्राइमरी पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ पॉलिटिकल सिस्टम इज़ टू डिफाइन द structure of a government, allocate powers, and protect individual rights. Question number 39 है, what is the concept of social safety nets in the context of social services? अब सवाल में पूछा गया है कि सोशल सर्विसेज के लिहाज से जो टर्म यूज़ होता है सोशल सेफ्टी नेट्स, उसका क्या मतलब है। तो इसका कंसेप्ट है programs and policies designed to provide financial and social support to individuals facing hardship। यानी वो इंडिविजुअल्स जिनको मुश्किलात पेश आती हैं तो उनके लिए एक फाइनेंशियल और सोशल सपोर्ट का सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, और इस तरह के प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं सोशल सेफ्टी नेट्स के अंडर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट किसको डिफ़ाइन करता है या इसका क्या मतलब है सोशल सेफ्टी नेट्स का। इसका मतलब है प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड सोशल सपोर्ट टू इंडिविजुअल्स फेसिंग हार्डशिप, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच यूएन एजेंसी इज़ डेडिकेटेड टू एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ रेफ्यूजीज़ एंड डिस्प्लेस्ड पर्सनस। अब सवाल नंबर जो 40वां है उसमें पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशन की वो कौन सी एजेंसी है जो कि रेफ्यूजीज़ और डिस्प्लेस्ड पर्सनस उनके इश्यूज़ को एड्रेस करती है। तो वो जो एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़, UNHCR। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये जो कमीशन है वो नीड्स ऑफ रेफ्यूजीज़ को एड्रेस करती है। रेफ्यूजीज़ और डिस्प्लेस पर्सन का आपको मतलब बताते चलें कि जैसे अफ़गानिस्तान में जंग के हालात होते हैं तो वहाँ के लोग दूसरे मुल्कों की तरफ ट्रैवल करते हैं या माइग्रेट करते हैं तो उनको रेफ्यूजीज़ कहा जाता है, और डिस्प्लेस पर्सनस यानी कि उनको उनको अपने शहर वगैरह से डिस्प्लेस किया जाता है, तो वो डिस्प्लेस पर्सन उनको कहा जाता है। और उन इस तरह के लोगों की जो नीड्स को जो एजेंसी एड्रेस करती है उसका नाम है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़, UNHCR, यानी कि ऑप्शन सी। अब जो लास्ट वाले क्वेश्चंस थे 10 सवाल, और वो उर्दू और सिंधी में से थे, और कैंडिडेट्स को ये लीनियंसी दी गई थी या फिर ऑप्शन दिया गया था कि या तो वो उर्दू को अटेम्प्ट करें या फिर सिंधी के पोर्शन को अटेम्प्ट करें। तो यहाँ पे हमने सिंधी का पोर्शन सॉल्व किया है, तो आपसे ये सिंधी का पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, बयानुल आरफीन कहजो मलफूजात आहे। तो इन्हें जो सही जवाब आहे शाह करीम, बयानुल आरफीन शाह करीम जो मलफूजात आहे। क्वेश्चन 42 आहे, मिर्ज़ा अली कलीच बेग सचल जो रिसालो तरतीब ॾेई देश साल में शाया करायो। तो इन्हें जो सही जवाब है 1902 में शाया करायो। सवाल 43, नूरजहां नावल कंहिंजो लिखियल आहे। तो नूरजहां नावल लिखियल आहे डॉक्टर होतचंद मोलचंद गुरबख्शाणी, यानी ऑप्शन बी हिते सही ऑप्शन आहे। सवाल 44 है, सिंध यूनिवर्सिटी मां सिंधी अदब में सब खां पहिरीं PhD जी डिग्री कंहिं हासिल कई। तो इन जो सही जवाब आहे डॉक्टर नबी बख्श बलोच, ऑप्शन ए हिते सही जवाब आहे। सवाल नंबर 45 है, सचल चेयर कहिड़ी यूनिवर्सिटी में क़ाइमु थियल आहे। सचल चेयर शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में क़ाइमु थियल आहे, यानी कि ऑप्शन सी हिते असांजो करेक्ट ऑप्शन थी वेंदो। क्वेश्चन नंबर 46 है, लतीफ़ी शेर किताब कंहिंजो लिखियल आहे। तो इहो किताब लिखियल आहे भेरूमल
मेहरचंद अडवाणी जो, यानी ऑप्शन डी हिते सही ऑप्शन आहे। क्वेश्चन नंबर 47 आहे, तनक़ीदूं किताब कंहिंजो लिखियल आहे? त इहो किताब लिखियल आहे डॉक्टर अलहदाद बोयो जो, यानी ऑप्शन बी हिते करेक्ट ऑप्शन आहे। क्वेश्चन नंबर 49 आहे, बल्कि 48 जो जेको सवाल आहे, इहा किताब काफ़ी जो मुसनिफ़ केरु आहे? ही व्यूअर्स तव्हां ऑप्शन कमेंट में हमें ज़रूरु असांखे ज़रूरु ॿुधाइजो त हिन जो सही जवाबु छा थींदो। क्वेश्चन नंबर 49 आहे, मुंहिंजो दड़ो अली बाबा जो लिखियल देश आहे? त मुंहिंजो दड़ो जेको आहे उहो नाविल आहे, यहाँ हिते ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन आहे। क्वेश्चन नंबर 50 जेको लास्ट क्वेश्चन आहे उहो आहे, सिंधी ॿोलीअ जो समाजी कार्य किताब जो लेखक ॿुधायो? त इन किताब जो लेखक आहे डॉक्टर अलहदाद बोयो, ऑप्शन सी हिते करेक्ट ऑप्शन आहे। डियर कैंडिडेट्स, आखिर में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इस तरह के मज़ीद मुफीद वीडियोस के लिए हम आप हाज़िर होते रहेंगे और आपको आगाही देते रहेंगे।